हेलो ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है तो फटाक से बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, आवाज़ आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कल कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने क्लास को अटेंड नहीं किया था। मे बी शायद उन्होंने अगस्त वाली क्लासरूम को एंटर ना किया हो। अब वो जो भी रीज़न हो, बट एक चीज़ मैं आप लोग से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कल पीडीएफ को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल की क्लास के? वेरी गुड। कल की पीडीएफ में किसी प्रकार का किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? कल की पीडीएफ में एक टॉपिक था एनवायरनमेंट को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। होपफुली वो आपने पढ़ा होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलो उस टॉपिक को एक बार और फिर से आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट सबसे पहले आज की क्लास को अपन कवर करते हैं, फिर कल की क्लास के बारे में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपसे पूछ लूंगा कि उसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कौन से टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल करके एक टॉपिक है, इसको हम लोग देखेंगे। आर्कटिक क्षेत्र के लिए ये हम लोग को आर्कटिक क्षेत्र जो देखने को मिलता है ना, आर्कटिक क्षेत्र, एंटार्कटिक क्षेत्र जो पोलार रीजन पर होता है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिला किसान, वुमेन फार्मर जो हैं उनको एम्पावर करने का ये प्रोग्राम है, सशक्तिकरण का प्रोग्राम ये हमें देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। कल आपको याद आ रहा है मैंने आप लोग को एक लिंक फॉरवर्ड करी थी जिसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या? अरे अमन जी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई है, कल ये टीचमेंट वालों से मेरी बात हुई, इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया बिना बताए अपनी एप्लीकेशन में। तो कल गुस्सा भी किया था मैंने काफ़ी ज़्यादा कि मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, इस तरीके से पहले से इन्फॉर्म तो करना चाहिए। उन्होंने ये चीज़ लेकर आ गए कि जैसे कि कैमरा जब ऑन होगा ना टीचर का, तभी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इनकी एप्लीकेशन में। चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, मैंने अभी एक अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर ली है अलग से। तो होपफुली ये वर्क करेगा, तो फिर अपन इसको अपलोड कर देंगे। वैसे अभी एक दो दिन का ही बस इशू है मेरे ख्याल से। आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन तो कर ली है, वैसे ये काम कर जाएगा। वैसे बैकग्राउंड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है, बट क्या रहता है कि ये वाली इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़्यादा स्पेस ना लेगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। चलो देखते हैं, अभी अभी फिलहाल करते हैं, कुछ तो हो रहा है अभी, नहीं तो फिर इसको दूसरी चीज़ यही करेंगे, इसको अलग से फिर यूट्यूब पर रीडायरेक्ट एक बार करना पड़ेगा प्राइवेट मोड पे। चलो देखते हैं, एनीवेज जो भी होता है करेंगे कुछ ना कुछ, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, इसी वजह से यार यूट्यूब पे नहीं, कल मैंने इन्फॉर्म तो किया था वैसे आप लोगों को, इसमें मेंशन कर दिया था टेक्स्ट चैट वाले बॉक्स में मैंने लिख दिया था कि यार थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो उनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि वो टीचर का कैमरा ऑन होना ज़रूरी है। अब मैंने कहा कि यार सुबह सुबह मैं ऐसा उठा रहता हूँ, बाल वाल भी कभी इधर उधर खड़े वाले रहते हैं, ऐसे उल्टे सीधे स्पाइक वगैरह में हो जाते हैं रातों रात। तो मैंने कहा आप लोग सुबह सुबह ऐसे देख लोगे तो डर जाओगे, तो मैंने कहा रुक जाओ अभी, क्योंकि बिल्कुल अपन सुबह उठते से ही काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐप भी आप लोग की तरफ से भी कुछ चेंज आई है क्या ऐप में? आप लोग के साइड से भी कुछ चेंजेस आपने नोटिस किए हैं क्या? इन्हें कुछ तो अपडेट अपडेट किया है, पता नहीं। चलो एनीवेज सेशन के लास्ट में बात करेंगे, अभी कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, ठीक है? चलो आओ। तो डेल्टा वेरिएंट, कल आपको याद आ रहा है मैंने आप लोग को एप्लीकेशन में एक दो तीन लिंक्स कल भेजी है मैंने आप लोग को एप्लीकेशन में, जिसमें से एक लिंक जो थी इसमें वेरिएंट्स के बारे में कि वेरिएंट क्या होते हैं, राइट? वायरस के वेरिएंट्स क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, राइट? मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है, राइट? ये वाली चीज़ आपको याद आ रहा है, कल आपने पढ़ लिया था। तो देखो जैसे ही मैं लिंक भेजा करूं, उस लिंक को जो है वो तुरंत पढ़ लिया करो आप लोग, राइट? क्योंकि वो क्या रहता है, कई बार वो वाली लिंक्स जो होती हैं वो नेक्स्ट डे के टॉपिक से एसोसिएटेड होती हैं, और वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका रहता हूँ, तो उसको एक बार पढ़ लिया करो जिससे कि। और गाइस प्लीज़ अपने माइक को बंद करिए, माइक को कोई ओपन ऑन मत करिए। हाँ,
होपफुली आप लोगों ने जो है वो कर लिया होगा। यस एग्जैक्टली, उड़ान के बारे में भी मैंने भेजा था कि उड़ान जो है वो इससे एसोसिएटेड है, AERA अमेंडमेंट बिल से। चलो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी अपन। तो डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिस प्रकार से चिकन पॉक्स फैलता था, राइट। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सरकार जो है वो अब देखिए जैसे कि LIC है, इसको भी प्राइवेटाइज करने के लिए सरकार प्लान्स लेकर आ रही, तो इसका लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये बिल हम लोग को देखने को मिला है। फिर INRA नेवी, ये INDRA होगा, इंदिरा नेवी हम लोग को देखने को मिलेगा, इंदिरा नेवी, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इंदिरा जो एक्सरसाइज होती है किसके बीच की होती है? कुछ दिनों पहले ही मैंने पढ़ाया था, इंदिरा एक्सरसाइज किन के बीच की होती है, बताओ जरा मुझे, अभी के अभी बताओ, तुरंत बताओ। मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में एग्जैक्टली इंडिया रशिया, मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी। RA को रशिया मतलब कि हिंदी वाला र उसको समझना, ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाला समझोगे तो RU हो जाएगा, बट RA से हिंदी वाला रशिया समझना। IND से यू नो अबाउट इट कि इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया रशिया के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब इसके अलावा ओडिशा ने प्लान किया है कि लिपॉड जो तेंदुए होते हैं ना, तो उसको DNA प्रोफाइलिंग उसकी करेंगे, जैसे कि कभी कहीं लिपॉड वगैरह पाया गया, उसकी बॉडी वगैरह पाई गई, उसके पार्ट्स वगैरह पाए गए, तो पता लग जाए कि वो लिपॉड कहाँ का है। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021, तो इसके ऑर्डिनेंस के बारे में काफ़ी पहले हमने चर्चा करी, 2 से 3 बार चर्चा कर चुके हैं। अगेन अब ये लोकसभा के अंदर एज अ बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के गाइस जो हम लोग कवर करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले, पेपर 2 के टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक आया नहीं है। एंड लाइव आप कोशिश किया करो, सभी लोग लाइव ही अटेंड किया करो, क्योंकि सुबह सुबह अपन डिस्कस भी कर लिया करें और एक बार में आपका एक बड़ा पोर्शन और इंपॉर्टेंट पोर्शन करंट अफेयर्स का कवर हो जाए, राइट। लाइव ही सभी लोग लाइव आया करो यार, जो बाद में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, सुबह का टाइम निकाला करो, 6 बजे बिल्कुल लाइव आने की कोशिश किया करो, राइट। मज़ा भी आएगा, आप लोग आओगे तो मुझे भी मज़ा आएगा, साथ में मिलकर जो भी डाउट आ रहा है तुरंत की तुरंत बातचीत करके डाउट भी क्लियर कर लेंगे। और मतलब एक प्रकार से रेगुलर क्लास की तरह आप लो उसको, सोचो कि यार मुझे क्लास अटेंड करनी है, ऐसे होता है ना कि रेगुलर ऑफलाइन बेसिस की जो क्लास होती हैं तो वो आपको अटेंड करनी ही होती है एनी हाउ, तो उसी प्रकार से आया करो, ठीक है। चलो, आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आर्कटिक की बात हो रही है। तो जैसे ही ये आर्टिक दिमाग में आए, मतलब ये वाली चीज़ ये जो लिखी हुई है, टाइटल जो लिखा हुआ है, तो इसमें आर्टिक लिखा हुआ है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो आर्टिक से रिलेटेड है। अब साइंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है कि आर्टिक क्षेत्र में किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसी की मिनिस्टेरियल मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी इसके बारे में हालांकि कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है तीसरे आर्कटिक साइंस मिनिस्टेरियल में, राइट, रीसेंट पास्ट में ही, और इसे जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था आइसलैंड और जापान के द्वारा। और ये पहली मिनिस्टेरियल मीटिंग जो थी वो एशिया की हम लोग को देखने को मिली थी। इस साल की जो थीम है वो है नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, तो ये इसकी थीम हमें देखने को मिल रही है। पहली 2 मीटिंग जो हुई है तो वो ASM आर्टिक साइंस मिनिस्टेरियल मीटिंग 1 और ASM 2 हम लोग को देखने को मिली है, जो कि USA में हुई थी, राइट, और 2016 में। और फिर मतलब ASM 2 जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी 2018 में, और अभी रिसेंट पास्ट में एक हम लोग को देखने को मिली है, राइट। और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग जो होती हैं वो वेरियस स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आर्टिक क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझ सकें, राइट, कांस्टेंट मॉनिटर कर सकें और ऑब्जर्वेशन को मजबूत बना सकें अपना आर्टिक क्षेत्र में। तो ये रिसर्च पर्सपेक्टिव से ये हम लोग को देखने को मिल रही है मिनिस्टेरियल मीटिंग की, और बेहतर रिसर्च जो है वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में कंडक्ट की जा सके आर्टिक क्षेत्र में, राइट। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की क्या आवश्यकता है आर्टिक क्षेत्र में? तो देखिए सबसे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इफेक्ट हम लोग को पहले वहीं पर ही देखने को मिलता है आर्टिक क्षेत्र में, कि ग्लेशियर्स वगैरह हैं। अब वहाँ पर ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो उससे साइंटिस्ट रिसर्चर अगर मतलब हमेशा उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे रियल टाइम बेसिस पर कि कितनी तेजी से मेल्ट हो रहा है, तो उससे हम लोग डायरेक्टली पता लगा सकेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है। जैसे कि एक पहाड़ है ग्लेशियर का, राइट, अब ये कम होता जा रहा है, कम 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 होता जा रहा है, तो वो देखेंगे, स्केल अप करेंगे कि कितना कम हुआ, तो उससे उनको पता लगेगा कि यार मतलब क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है वो कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये उसकी मेन वजह होती है। तो आर्टिक वार्मिंग, राइट, एंड इट्स आइस मेल्ट
तो आर्टिक वार्मिंग, जो आर्टिक क्षेत्र जो गर्म हो रहा है, और आइस शीट्स वगैरह, ग्लेशियर्स वगैरह जो मेल्ट हो रहे हैं, ये पूरे दुनिया भर की चिंता है, ग्लोबल कंसर्न है, राइट। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिक क्षेत्र क्लाइमेट को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, सी लेवल को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के पर्पस के लिए। क्योंकि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा तो काफ़ी सारी जो स्पीसीज वगैरह जो है वो लुप्त होने की कगार में आ जाएंगी, या फिर वो अपने हैबिटेट को चेंज करेंगे। जैसे आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, चाहे बात कर लें आप टाइगर की, चाहे स्नो लेपर्ड की, काफ़ी सारी स्पीसीज जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करती जा रही हैं, ऊपर की तरफ मूव करती जा रही हैं, क्योंकि जो इक्वेटोरियल एरिया पर रहती हैं या सब ट्रॉपिकल एरियाज पर रहती हैं, वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ठंडक चाहिए। मतलब होता है ना कि कुछ स्पीसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकती हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें कई बार आर्टिकल्स में हम लोग को देखने को मिल चुकी हैं और हम लोगों ने भी डिस्कस किया हुआ है। गॉट इट। अब देखिए, काफ़ी सारे एविडेंसेस ऐसे भी हम लोग को देखने को मिले कि एक प्रकार का कनेक्शन है आर्टिक क्षेत्र में और इंडियन ओशन में। तो ये सी लेवल राइज से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, राइट। और हमें इसकी फिजिकल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग जो है उसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है, क्वांटिफाई तरीके से। क्वांटिफाई मतलब क्वांटिटी जो होता है ना, जैसे कि ग्लेशियर है, उसकी क्वांटिटी कितनी तेजी से जो है वो मेल्ट हो रहा है, मतलब कितना मेल्ट हो रहा है, कितनी तेजी से मेल्ट हो रहा है, तो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में, राइट। उसका इंपैक्ट जो है आर्टिक आइस मेल्ट का, उसको समझने की, देखने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और स्पेशली जब इंडियन समर मॉनसून हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इंडिया और आर्टिक की बात करें गाइस, तो इंडिया का एंगेजमेंट आर्टिक क्षेत्र में 1920 से हम लोग को देखने को मिलता है, जब इंडिया ने साइन करी थी स्वालबार्ड ट्रीटी पेरिस में। स्वालबार्ड ट्रीटी, क्वेश्चन आएगा स्वालबार्ड ट्रीटी किससे एसोसिएटेड है, तो आर्टिक से एसोसिएटेड है। आप ये वाली चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और फिर जुलाई 2008 से इंडिया का एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन भी, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, याद होगा आपको, ये हम लोग को हिमाद्री देखने को मिलता है, जो कि कहां पर है, न्यालेसुंड स्वालबार्ड एरिया, नॉर्वे में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इंडिया ने इवन मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी, मूड मतलब कि एक परमानेंट ऑब्जर्वेटरी, मतलब कि उसको जो है वो किसी तार वार से बांध बांध के वहां पर रखा हुआ है। अभी मैं इसकी फोटो भी आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये इस टाइप की, देखो आप, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है, राइट। इस प्रकार का स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया हुआ है यहाँ पर आर्टिक क्षेत्र में इंडिया ने। और इंड आर्क जो है वो इसे कहा जा रहा है, और जुलाई 2014 से ये ऑब्जर्वेटरी हम लोग को देखने को मिल रही है इस प्रकार की, राइट, रिसर्च करने के पर्सपेक्टिव से। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन आर्टिक क्षेत्र में और क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो आर्टिक क्षेत्र में ओपन ओशियन मूरिंग हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किए हुए हैं, राइट। और इंडिया इवन ओपन सी राफ्ट, इसी प्रकार का, जैसे मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, वो भी स्टैब्लिश करेगी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए, राइट। इवन NISER, निसार, नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट मिशन, ये भी हमें देखने को मिल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, राइट। यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करते हुए हम इस पर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसका मेन एम ये है कि ग्लोबल मेजरमेंट कंडक्ट किया जाएगा, राइट, कि लैंड सरफेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखा जाएगा रडार इमेजिंग के थ्रू, राइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी। और इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये बताया जा रहा है कि सस्टेन्ड आर्टिक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क में कंटिन्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मतलब कि एक नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है कंट्रीज का, कि कंट्री आपस में मिलकर आर्टिक क्षेत्र में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें रिसर्च वगैरह के पर्सपेक्टिव से, और क्लाइमेट चेंज जो आज की डेट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करने के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। अब बताओ, इसमें किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लो। क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण परियोजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, मतलब कि फार्मिंग में महिलाओं को, वुमेन को जो है वो इंक्लूड करना है, राइट, उनको एम्पावर करना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि काफ़ी सारी स्कीम्स जो इंप्लीमेंट की जा रही हैं DANFW के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, राइट, इसमें से एटलीस्ट कम से कम 30% जो खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर एलोकेट किया जा रहा है एग्रीकल्चरल स्कीम्स में, वो स्पेशली इसलिए किया जा रहा है कि महिलाओं को एग्रीकल्चर मेन स्ट्रीम में जो है वो शामिल किया जाए, लाया जाए, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अंदर महिला किसान सशक्तिकरण
परियोजना भी इंक्लूडेड है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में आया था। अब बात करेंगे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के बारे में। ये स्कीम क्या कहती है? इस स्कीम की शुरुआत होती है सन 2011 से, राइट। ये एक सब कंपोनेंट हम लोग को देखने को मिलता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का। ये हम लोग को एक कंपोनेंट देखने को मिलता है, राइट। और इसका मेन फोकस ये है कि इंप्रूव करना महिलाओं के प्रेजेंट स्टेटस को एग्रीकल्चर में, राइट, इंप्रूव करना, बढ़ाना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो एम्पावर ओपन अप करना, उनको एम्पावर करना, सशक्त करना उनको, राइट। और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है ये रिकॉग्नाइज करती है कि महिला की आइडेंटिटी एज अ किसान के तौर पर, जनरली हम लोग किसान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मेल का फिगर जो है वो आता है, राइट। मेल की बोलते ना प्रतिमा जो है वो हमारे दिमाग में बनती है, राइट। तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि ऐसा जो माइंडसेट है कि किसान मतलब कि मेल, तो उस माइंडसेट को जो है वो क्लियर अप करना है, वहां पर महिला को भी जो है वो इंक्लूड करने की आवश्यकता यहां पर बताई जा रही है। यानी कि मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में महिला को जो है वो शामिल करने पर मेनली फोकस किया गया है, राइट। महिलाओं की कैपेसिटी को बिल्डअप करना, स्पेशली किस क्षेत्र में? एग्रो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में, मतलब कि महिला को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी जो है वो महिला कंडक्ट करना शुरू करें। और अप टू 60% और नॉर्थ ईस्ट के केस में 90% फंडिंग सपोर्ट जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, महिलाओं को एम्पावर करने के प्रोजेक्ट्स के लिए वो सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा। और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का मेन फोकस हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि कैपेसिटेटिंग स्मॉल होल्डर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रो इकोलॉजी, मतलब कि वही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो सस्टेनेबल तरीके से करने की आवश्यकता है। एक ऐसा पूल क्रिएट करना है जहां पर स्किल्ड कम्युनिटी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हो, मतलब कि कम पानी, जैसे होता है ना कि कम पानी का उपयोग करके आप बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो कंडक्ट कर सको, पानी का कम उपयोग करो, फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक फॉर्म में जो है वो उसका उपयोग करो, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार के एक प्रकार से रिफॉर्म लाने पर भी फोकस किया गया है। और ऑब्वियस ही बात है कि मेजर रिफॉर्म, तो सबसे बड़ा रिफॉर्म तो यही है कि महिलाओं को इंक्लूड किया जा रहा है, उनको मतलब देखो ऑलरेडी पहले से महिला है, नो डाउट। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल है, बट रिकॉग्नाइज यहां पर करने की बात की जा रही है, राइट। क्योंकि एक तो होना और एक रिकॉग्नाइज होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग इट? रिकॉग्नाइज होना कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये एक बड़ा इशू है। तो यहां पर रिकॉग्नाइजेशन पर मेनली फोकस किया गया, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा हमेशा जब आप मेंस के आंसर को भी लिखेंगे ना, तो रिकॉग्नाइज को वो कर दीजिएगा, इस प्रकार से कोट कर दीजिएगा, राइट। तो उससे एटलीस्ट क्लियरिटी मिल जाएगी कि छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप मेंस में उपयोग करेंगे और उसी से आपका आंसर का जो इम्पैक्ट है वो अलग क्रिएट होने लगेगा, राइट। आप सिर्फ यही बस डाल दोगे ना एक बार ऐसे करके, मतलब आपने रिकॉग्नाइज लिखा और उसमें वो कर दिया इस प्रकार से, मतलब उसको हाईलाइट कर दिया आपने इस तरीके से, तो सामने वाले को क्लियर पता लग जाएगा आपका इंटेंशन कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है महिलाएं, राइट, एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो आप उनको रिकॉग्नाइज करने के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हो, राइट। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है, ये करो, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा, राइट। और नीड फॉर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में फेमिनाइजेशन की क्या आवश्यकता है? तो ज्यादातर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड जो हैं उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाता एक्सटेंशन सर्विसेज का, राइट। फार्मर सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस का, प्रोडक्शन एसेट्स का, जैसे कि सीड्स, वाटर, क्रेडिट, सब्सिडी एटसेट्रा, राइट, एज एग्रीकल्चरल वर्कर्स वुमेन, राइट। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं को कम पे किया जाता है। सेम गोज हेयर ऑल्सो इन एग्रीकल्चरल फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी सेम चीज हमें ये देखने को मिलती है। इवन आप अपने मेंस में ये भी मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट कि जेंडर गैप को रिड्यूस करना यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक वो है गोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे 2030 तक अचीव करना है, राइट। तो जेंडर गैप जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में भी रिड्यूस करने की आवश्यकता है। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट बन गया, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक आई डोंट थिंक कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी होनी चाहिए। आज एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे मतलब एक स्टूडेंट है, काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, अराउंड आई थिंक 2-1 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो बड़े परेशान थे। उन्होंने मैसेज किया कि सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, बट ज़रूरी लगा मुझे इस बारे में बात करना। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रखी है। ये ऐसा होता है, सब काफ़ी सारे स्टूडेंट, इवन आप भी इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन करने के बाद भी पढ़ाई करो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं हुआ, टेस्ट दो तो बेकार मार्क्स आते हैं, बड़ा बुरा लगने लगता है,
देखो गाइस, मैं आप सभी लोग से एक चीज कहूंगा कि जब पढ़ाई दिमाग में हावी होने लगी है ना, ये सब जो सिम्टम्स है ना, ये पढ़ाई हावी होने के होते हैं। इतना मत सोचो यार दिमाग में लेके कि अरे यार एग्जाम निकालना है, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, डेडिकेशन इज गुड, बट क्या होता है कभी कभी ये चीज आपको डिप्रेशन वाले मोड पे ले जाती है। चीजों को एंजॉय करो, मजे करो, राइट। जिस जिस समय नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अपने माइंड को बोलो कि ठीक है यार अगली बार आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट लेने की कोशिश करो, या फिर एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो अपनी स्टडीज में। मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत लंबे समय से उनका भी ये सेम इशू था। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ यार, जब हावी होने लगे थोड़ा 1-2 दिन का ब्रेक लो, ऐसा ब्रेक लो, कोई वेब सीरीज देख लो, जो अच्छा मन करे वो कर लो, एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल आओ, राइट, जो करने का मन करे। बट थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी होता है, पता है, उस एक पीरियड पर, क्योंकि एक पीरियड पर आपका माइंड जो होता है ना बिल्कुल स्टक हो जाता है। ट्रैफिक जैम जैसा होता है ना, वैसे की वैसी स्थिति हो जाती है, पै 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 पै, कभी पॉलिटी चल रही है, कभी एनवायरमेंट चल रहा है, राइट, तो वाली इशू होने लगता है। तो आई वॉन्ट यू कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सबको एक ही चीज सोचना है भाई कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा एग्जाम निकलेगा एनी हाउ, एंड वी आर एंजॉइंग आवर स्टडीज, राइट। हम स्टडीज को एंजॉय कर रहे हैं यार, नाचने लगो, जहां दिमाग खराब हुआ नाचने लगो। मैं तो इवन ये भी बोलता हूँ यार, कोई इसमें पता है सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं आउटसाइडर्स। कभी भी आउटसाइडर्स की बात पर बिलीव मत करना। मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर लोग इतना डरा रहे हैं। मैंने कहा आप डर रहे हो तो डरा रहे हैं, आप डर रहे हो तो डरा रहे हैं, डरने की क्या जरूरत। कोई आपसे बोले तेरा नहीं निकलेगा, बोल देना हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, नहीं निकलेगा तो कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या। जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, कुछ भी कर लेंगे। इतना लोग डिमोटिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप हो जाते हो। आप देखो, आपको सिर्फ अपने डेडिकेशन को इतने हाई पर रखना है ना, इतने हाई पर रखना है कि सामने वाला आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश भी करे ना, आप अपने आप को उसके सामने ही अपनी बेइज्जती कर मारो, राइट। वो आपको बोले नहीं निकलेगा तो बोल दो उसको कि तो क्या हुआ भाई, नहीं निकलेगा तो क्या हुआ, तो क्या क्या बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। क्या होता है बताऊं, लोग आपको परेशान कब करेंगे, जब आपको फर्क पड़ेगा। आप बोल दो उसको मैं भीख मांगने लगूंगा, नहीं निकलेगा तो भीख मांगेंगे हम लोग। बोला तू भी चल मेरे साथ भीख मांगने, अगर मेरा नहीं निकलेगा मैं अपने अटेम्प्ट कंप्लीट करने के बाद भीख मांगने जाऊंगा। बोल दो उसको, सामने वाला बोलेगा ये पागल है, वो आपको छोड़ देगा। कभी भी कभी भी जब सामने वाला कोई आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे ना, यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, अफेक्ट नहीं होना। जहां आपको फर्क पड़ेगा, जहां आपको अफेक्ट होगा, सामने वाला और वहां पर मिर्ची डालेगा, और मिर्ची डालेगा। मैं अपनी आपसे एक बात करता हूं, अभी अभी वीकेंड की बात है, मतलब 1-2-3-4 दिन पहले, मतलब लास्ट वीकेंड की, आई थिंक लास्ट वीकेंड की बात है। मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, एक मेरी मेरी भी बुरी हैबिट है, ये चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए बट ठीक है चलो बताता हूँ मैं आपको। फ्लेवर्ड हुक्का का नाम सुना है आपने? फ्लेवर्ड हुक्का जो काफ़ी ज़्यादा चलता है, मैं कभी कभी क्लब्स वगैरह में जाता हूँ। तो अब क्या हुआ कि मेरी एक कज़न है, उसने मेरा मतलब ऐसी एक फ़ोटो कहीं से मिली होगी उसको, तो उसने भेजी मुझे कि भैया इसको मैं डीपी डाल दूँ क्या, डीपी डाल दूँ क्या मैं उसको। मैंने उसको एक वीडियो अपना भेज दिया, मैंने कहा एक काम कर, ये वाली मत डाल, ये वाली डाल दे, मतलब ये वीडियो डाल दे, इसमें तो मैं बेकार दिख रहा हूँ, ये डाल दे। अब उसको क्या लगा कि यार उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, डर ही नहीं लग रहा है इसको। तो क्या होता है कि जहां आपको डर लगे या फिर जहां आपको फर्क पड़ेगा, सामने वाला व्यक्ति वहीं पर ही आपको वो करेगा, राइट, उंगली करेगा। तो सामने वाले को बोलो कि भाई तुझे जो उखाड़ दे मैंने उखाड़ ले, मुझे तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तूने बोला नहीं निकलेगा, भाई चल तेरी मान ली, मैं तो भीख मांगने लगूंगा नहीं निकलेगा तो, मुझे अपनी तो करने दे, दूसरी बात से वो आपको छेड़ेगा नहीं। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रेस मत लो। मैंने हमेशा देखा है स्टूडेंट्स का जो अच्छा खासा रास्ता चलते रहते हैं स्टूडेंट, एकदम से दूसरे ट्रैक पर बताऊं क्यों आ जाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है उनको चीजों से। फर्क मत पड़ो, और कोई आपको डराए ना तो आप उसके सामने बिल्कुल ऐसा बिहेव करो कि कोई बात नहीं। अब भाई ठीक है यार, युवा हैं, अब ड्रिंक करने कहीं पे चले गए, अब किसी ने उनकी फोटो खींच ली, राइट, इस चीज को इस तरीके से समझो, फोटो खींच ली, अब डरने लगे, अरे बाप रे तो पापा को दिखा देगा, ये वो दिखा देगा। तो आपको वो दिखाए तो बोलना कि अरे यार थोड़ी ढंग की फोटो खींच यार, ले ढंग की फोटो खींच फिर दिखा देना। सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, फिर उसको लगेगा कि यार उसको तो डर ही नहीं लग रहा। तो जिसको डर ना लगे उसको डराने का क्या मतलब, तो वो आपको छोड़ देगा, और वहीं आपकी लाइफ जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगी। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी इस एग्जाम की जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन करी, सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। अब बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट के बारे में। डेल्टा वेरिएंट ने बहुत आतंक मचा के रखा हुआ है, चिकन पॉक्स की तरह ही जो है वो काफ़ी तेज़ी से ये फैलता जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सीडीसी, इन्होंने ये चीज़ रिवील करी है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जैसा कि चिकन पॉक्स हम लोग को देखने को मिलता है।
ओरिजिनल स्ट्रेन जो था कोरोना वायरस का उससे 9 गुना ज्यादा तेजी से इसका ट्रांसमिशन स्प्रेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण टीका लगवा चुके यानी कि जिन लोग को ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें भी उसी तरह फैल सकता है जैसा कि बिना टीका लगवाए व्यक्तियों में फैलता है। तो ऐसी चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और इन्फेक्शन जो है गाइस ये बताया जा रहा है कि 10 गुना ज्यादा तेजी से हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि अल्फा वेरिएंट में था, राइट। और काफी हाईली कंटैजियस है। तो एक छोटी सी स्टडी यहां पर है, बट यहां पर मेनली आपको वायरस वेरिएंट क्या होता है इसको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, म्यूटेशन क्या होता है इसको आप लोग को समझने की आवश्यकता है, डेल्टा वेरिएंट क्या होता है इसको आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया था, होपफुली आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेना अभी के अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि इस क्लास को एंड करके, क्योंकि वो अलग एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है, क्योंकि उस पर करीब बहुत बार मैं उस टॉपिक को आप लोग को कवर करा चुका हूँ, राइट। तो उसको जरूर देख लेना क्योंकि ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो सेपरेट आपको कुछ टॉपिक्स देता हूँ, सेपरेट मैं आपको लिंक्स देता हूँ, वीडियोस देता हूँ, उसको बिल्कुल स्किप मत करना। मतलब वो 99% उसमें चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, 99 से ज्यादा %, राइट। तो इसमें तो रहते ही है रेगुलर बेसिस पर, बट अलग से जो चीज दे रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट टॉपिक, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 की यहां पर बात हो रही है। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा के अंदर, अपोजिशन के मेंबर्स जो थे वो स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बिल को जो है वो हटाओ, निकालो, राइट। इस बिल के अंदर क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, इस बिल के अंदर अमेंड किया जा रहा है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को, राइट। इसके अंदर रिमूव किया जा रहा है कि रिक्वायरमेंट फॉर सेंटर टू होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ इक्विटी इन एन इंश्योरर। बात समझ रहे हो? इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनी होती है, सबसे बड़ी कंपनी LIC, आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है LIC, बहुत बड़ी, मतलब इतने इसके स्टेक होल्डर हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि ये एक ऐसी कंपनी है कि इसको तो बिल्कुल भी सरकार को मतलब अपने शेयर्स बेचने के लिए, या फिर जैसे कि होता है ना कि सरकार आज की डेट में हम लोग को डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो LIC की तरफ देखना भी नहीं चाहिए था सरकार को, क्योंकि जैसे ही सरकार ने इस चीज को अनाउंस किया था कि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब इसके शेयर जो है वो सेल आउट करेगी, लोग खड़े हो गए थे, लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि भाई LIC को तो छोड़ दो, सबको कर दिया बट LIC को तो छोड़ दो, क्योंकि LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि रेगुलेशन जो होगा वो प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा, और फिर प्राइवेट कंपनी जो है वो जैसे कि आज की रेट में जो LIC में फेयरनेस हम लोग को देखने को मिल रही है, मे भी शायद वो ना हो, क्योंकि आपको पता है कि गाइस कि आप और वैसे भी दूसरी बात एक चीज ये भी है, हम बिल्कुल ऐसा नकारेंगे नहीं, अपने मेंस के आंसर में भी आपको बिल्कुल भी नकारना नहीं है कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, राइट। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट का सोचता है, ये तो डेफिनेटली फॉर श्योर है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर उसे अपने प्रॉफिट का सोचना है, दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, बट उसकी एफिशिएंसी पर उंगली नहीं उठा सकते हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। बट फिर भी लोगों का एक लगाव होता है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से, कि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट है मतलब कि बेस्ट है, राइट। किस मामले में? रिटर्न्स के मामले में, राइट। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है, बट लोग डरते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के आने से प्रॉब्लम क्या हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर के आने से इन लोग लूपहोल्स पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं, राइट। बात समझ रहे हो आप? कि जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, अब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी यही सोचेगी कि सामने वाला जब भी क्लेम लेने आए तो कोई ना कोई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो गड़बड़ कर दे, गलत कर दे, जिसके कारण से प्राइवेट कंपनी जो है वो क्लेम देने से उसको नकार दे, बोल दे, रिजेक्ट कर दे कि यार हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज मेंशन थी, इसके तहत जो है वो आपको इस चीज में क्लेम नहीं मिल पाएगा। होता ना ऐसा, कई बार हम लोग देखते हैं, कई सारे केसेस देखते हैं कि लोग अपना सालों साल तक प्रीमियम भरते हैं, बट जब जरूरत आती है उसका यूज करने की, तब उस समय प्राइवेट कंपनी बोलती है कि अरे यार इसमें तो ये इशू है, और इस हमारी देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा हुआ और आपने साइन भी किया हुआ है कि आई एग्री विद ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशन। कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन? कोई नहीं पढ़ता, राइट। तो उसी में वो एक आधी लाइन ऐसी लिख देते हैं जिसके कारण से उनका बेनिफिट हो जाता है, सामने वाले का लॉस हो जाता है, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो एक बहुत सारी चीजें हैं, और यही वाली बात बताई जा रही है कि सरकार जो पहले जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में जो चीज मेंशन थी कि इंश्योरर के तौर पर सरकार के पास एटलीस्ट 51% स्टेक होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस में मेजर डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो सरकार के पास होनी चाहिए, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। मतलब कि सरकार की 51% की इक्विटी को रिमूव करने की जो बात कर रही है, मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे संकेत इसी तरफ है कि सरकार LIC को 50% से भी कम उसके इन्वेस्टमेंट मतलब डिसइन्वेस्ट कर देगी, मतलब उसके शेयर को जो है वो रिलीज कर देगी, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है।
बिल्कुल आप कह रहे हैं कि झूठ बोलकर प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं, बिल्कुल सही है, राइट, कि गोरा कर देगी ये वाली क्रीम एक हफ्ते में, कुछ नहीं होता ऐसा, राइट। बट यही चीज़ है, अब इस प्रकार की चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर करती है कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने के लिए ही गवर्नमेंट सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आप गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर जो है अगर दूसरों को दे दोगे, मतलब कि जिस जो होल्ड जो गवर्नमेंट का है, राइट, डिसीजन मेकिंग का, तो वो अगर दूसरों को दे दोगे तो बड़ी डिफिकल्टी आ जाएगी। अब देखो इसमें मैं चाहूंगा कि आप स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखें, राइट। आप इसके सोल्यूशन के तौर पर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखें। आपको पता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? मैंने कुछ दिनों पहले ही आप लोग को बताया था। सभी को पता है कि नहीं पता? यहां पर जो अवेलेबल है बताओ, किसी को भी नहीं पता तो पूछ लो, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये टर्म जो है ना स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि अभी ये लेटेस्ट ही इवॉल्व हुआ है, अभी अभी इसका यूज होना शुरू हुआ है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का। देखो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक कंपनी है, लेट सपोज इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही थी, इसी की बात कर लेते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी का अभी अभी सरकार ने क्या बोला कि अपने एटलीस्ट 51% इक्विटी जो है, शेयर जो है, वो क्या करेगी, डिसइन्वेस्ट कर देगी। मतलब ये कहा नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन थी कि इंश्योरर के तौर पर सरकार के पास 51% की इक्विटी होना जरूरी है। 51% की इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई आपके पास 51% शेयर है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में आपका होल्ड बड़ा है, आपका पल्ला भारी है, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है वो आपके एंड से होगी, राइट। अब आप मुझे ये समझो कि जैसे कि लेट सपोज कि 1000 करोड़ रुपए की एक कंपनी है, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की एक कंपनी, और लेट सपोज की इंश्योरेंस कंपनी में शेयर जो है वो 1000 करोड़ के हैं। कितने परसेंट शेयर? 20% शेयर। तो क्या, जैसे कि आप अपनी बात करो, क्या आप लोग इस 20% शेयर को खरीद लोगे? मैंने माना कि आपके पास 10,000 करोड़ रुपए अभी रखे हुए हैं, तो क्या आप इस 20% शेयर को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? आप आंसर बताओ। एक कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अनशंड प्रॉफिट कमा रही है, अनशंड प्रॉफिट, आपको इसका 20% खरीदोगे आप? क्यों नहीं खरीदोगे बताओ? 20% वाई विल यू नॉट गोइंग टू परचेज और बाय? क्यों नहीं खरीदोगे 20% इस कंपनी के? क्योंकि 20% में 20% जब आप खरीद भी लोगे उस कंपनी के, लेट्स सपोज, बट आपको उस कंपनी के बोर्ड में आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं होने वाली, मतलब कि आप जो है वो डिसीजन मेकर नहीं होगे एग्जैक्टली क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी कंपनी आपके अकॉर्डिंग चले, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो है वो स्टेक उस कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपके डिसीजन को माना जाएगा। वरना 20% होल्डर को क्यों माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जिसके पास भाई 70% है या 50% से ज़्यादा जिसके पास शेयर्स होंगे तो उसकी बात मानी जाएगी ना, मेन कमांड उसी की होगी। तो प्राइवेट कंपनी इससे दूर भागती है, राइट। प्राइवेट कंपनी इसलिए इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती, सोचती कि यार इतना पैसा लगा, उससे बेटर है कि वही पैसा कहीं और लगा के नई कंपनी स्टैब्लिश कर दो, राइट। फालतू में 20% ही मिलेगा, उसमें अपनी कोई चलेगी है नहीं, बस पैसा लगा दिया प्रॉफिट के ऊपर, बस वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बिल्कुल सही चीज आप लोगों ने कहा, एग्जैक्टली बिल्कुल सभी लोगों ने सभी सही चीज कही है। अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बताऊं क्या होता है। सरकार बोलती है कि चलो आप 20% शेयर ले लो, आपकी डिसीजन मेकिंग भी आपको दे देते हैं हम लोग, चलो आप ही डिसीजन लो। बात समझ रहे हो? मतलब कि आपके शेयर्स कम है, देन टू यू आर एबल टू डिसाइड फॉर द फ्यूचर ऑफ कंपनी, आप कंपनी के फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हो, राइट। मतलब आप डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में, उसके मैनेजमेंट में जो है इन्वॉल्व हो सकते हो। तो वो होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको यहां पर सजेशन के तौर पर लिखना चाहिए कि सरकार को इस प्रकार से अमेंडमेंट को दूर करने की जगह स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में आज की डेट में इसको प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए कंपनीज को कि क्योंकि देखो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ लग रही है मुझे, मतलब एट प्रेजेंट मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो, क्योंकि आज की रेट में डिसइन्वेस्टमेंट करना एक ऑप्शन है। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी बुरा होता है। डू यू नो व्हाई? कि डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होता। कभी भी आप डिसइन्वेस्टमेंट को अच्छा मत मानना कि सरकार जो आज की रेट में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है दैट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बर्बादी का कारण बन जाता है। कैसे बर्बादी का कारण बन जाता है? यार आपकी ये कंपनी है, ठीक है, आप चलो लेट सपोज इस कंपनी को आज बेच देते हो, आपके पास 2000 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है, इसको बेचने पर, सेल आउट करने पर, राइट। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म की जो हर साल जो ये कंपनी आपको हर साल लेट सपोज की 200-300 करोड़ रुपए आपको हर साल कमा के दे रही थी, वो आपका जो कमाई है हर साल की वो तो खत्म हो जाएगी ना, राइट, वो तो खत्म हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से आप समझो कि आपने जो है एक घर को किराए पे दिया, ठीक है, एक घर को आपने किराए पे दिया, हर महीने उससे आपको 10,000 रुपए किराया आ रहा था, तो आपका क्या हो रहा है कि रेवेन्यू, एक तो प्रॉपर्टी एसेट जो है, एसेट की वैल्यू लेट सपोज 50 लाख रुपए, ठीक है, उस घर की वैल्यू 50 लाख रुपए, तो वो तो आपकी वैल्यू हमेशा वहीं पर रहेगी 50 लाख रुपए, प्लस जो आपकी एडिशनल इनकम है वो हर महीने जनरेट भी हो रही थी, मतलब कि मान के चलो साल के 1,20,000 रुपए आपको मिल ही रहे थे, राइट।
बट क्या होगा, आप जैसे ही इस प्रॉपर्टी को बेच दोगे, एट अ टाइम आपके पास एसेट की वैल्यू तो आई जाएगी, आपको मिल जाएगा पैसा, बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, बट हर साल फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसे कि आपको हर साल ये रेवेन्यू तो मिलता ही था, प्लस साथ ही साथ इस एसेट की भी तो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी ना, बढ़ रही थी इस एसेट की वैल्यू, वो भी नहीं बढ़ेगी। मतलब आप जो है एक डिसइन्वेस्टमेंट करके आपका एक प्रकार से लॉस ही हुआ है। तो कभी भी अपने मेंस के आंसर में डिसइन्वेस्टमेंट आपसे पूछेंगे इस बार, बिल्कुल एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बजट के वर्ड्स यूज कर रहे हो, रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, एग्जैक्टली। तो ये रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की आप जो बात कर रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन की बात कर रहे हो। आप जब भी मेंस में आंसर लिखोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान रखना है कि आप जब भी आंसर लिखो तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट को कभी भी अच्छा नहीं बोलना है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग रन इज वेरी बैड, बहुत ही खराब है डिसइन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन के लिए, राइट। और उसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। और ये सब चीजें कब आएंगी, जब आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे। तो हमेशा अपनी पढ़ाई जब तैयारी जब कर रहे हो, अपने बेसिक्स बहुत अच्छे रखो, क्योंकि जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जहां आपके बेसिक्स क्लियर है, वहां आपका जो मतलब वहां ये मान के चल लो आपकी आप किसी भी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक ध्यान रखिएगा यार, होपफुली। अच्छा, मुझे 1 मिनट रुकना यार, मैं एक बार 1 सेकंड का बस मुझे होल्ड देना, मैं एक बार फिर से इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप। चलो, यहां तक बातें आपको समझ में आई। अभी ये जो सरकार ये जो कर रही है, इसको नहीं करना चाहिए था सरकार को, ये वाली चीज आप जो है वो मेंशन जरूर करिएगा। ये वाकई में जो अपोजिशन जो इस चीज को अपोज कर रही है, दैट इज करेक्ट, क्योंकि इंश्योरेंस को तो छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना सरकार को, क्योंकि इंश्योरेंस एक प्रकार से वो भी लाइफ इंश्योरेंस यार। आप देखिएगा, आप बाहर निकल के देखिए, या इवन आपकी फैमिली में किसी ना किसी के पास तो LIC की पॉलिसी होगी ही होगी, राइट, क्योंकि बहुत बड़ी है यार ये LIC, इसके जो बेनिफिशियरी है बहुत ज्यादा इसके बेनिफिशियरी हैं, राइट, बहुत कमाई होती है LIC की। 1972 एक्ट stop applying to insurers on and from the date the center ceases to have control over them। तो जैसे ही केंद्र है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहां पर बात हो रही है, तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मतलब अपना कंट्रोल यहां से हटा देगी, वैसे ही हमें देखने को मिलेगा कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं डिफ्लेट होते हुए नजर आएंगे, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। बिल ऑल्सो मेक्स अ डायरेक्टर, बिल ने बोला कि एक डायरेक्टर होना चाहिए, फुल टाइम डायरेक्टर भले ही ना हो, राइट, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा कि कमीशन के अंदर किन चीजों को हटाना है या किन चीजों को शामिल करना है, राइट, तो उसके ऊपर मेनली ये डायरेक्टर काम करेगा। अब इस पूरे चेंजेस के पीछे की वजह क्या है, तो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो काफी तेजी से जो है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है। और हालांकि हमारा जो ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट में जो शेयर है वो काफी कम बताया जा रहा है, मतलब कि कुल मिलाकर हम सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, मतलब इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये चीज़ पता लग रही है कि हम लोग जो है वो फॉरेनर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट में इंडिया का भी शेयर हो सके। और बिल का मेन एम ये है कि प्रोवाइड करना, देखो क्लियरली मेंशन है, ग्रेट प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व हो, राइट, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, राइट, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में, स्पेशली LIC को यहाँ पर फोकस किया गया है। और इस चीज से जुड़ी चिंताएं जो है, कंसर्न जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि टोटल प्राइवेटाइजेशन जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि 51% से कम इसको इसी को अमेंड करने पर मेनली टारगेट किया अगर सरकार ने, तो कहीं ना कहीं सरकार का फ्यूचर का इंटेंशन, क्योंकि जब सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है, बिल्स वगैरह लेकर आती है या कोई ड्राफ्ट भी बनाती है, तो हमें सरकार के इंटेंशन के बारे में पता लगता है। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी में उसका इंटेंशन जो है वो है कि 51%, मतलब आप समझ रहे हो कितना ह्यूज डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार, राइट, जब ये इस प्रकार की चीज सोच रही है, वरना ये खतरनाक वाली चीज हो सकती है। तो इसको आपको जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में ही यहाँ पर ये मेंशन करना है, और यही डिमांड होगी आपके मेंस के लिए, जो क्वेश्चन होगी उसी की यही डिमांड होगी कि आप डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, राइट। और जहां आपने बता दिया वहां ये मान के चलो कि आपने क्रैक कर लिया उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको फोकस बताओ हमेशा इस चीज पर करना चाहिए कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप क्रैक कैसे करोगे, राइट। इस एग्जाम को आप क्रैक तभी करोगे ना जब पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर सकोगे। और क्वेश्चन क्रैक कब होंगे, जब आपकी मेंटालिटी सामने वाले जिसने क्वेश्चन दिया, मतलब यूपीएससी ने जो क्वेश्चन दिया उनकी मेंटालिटी के साथ मैच हो जाए। तो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, और आप अगर वो लिख देंगे तो गेम इज योर्स, राइट। अब देखिए, विद दिस गवर्नमेंट विल ऑल्सो लूज मनी बाय द वे ऑफ डिविडेंड। वही चीज मैं आपको समझा रहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए जो गवर्नमेंट को जो फायदा होता है, एक बार में तो शेयर्स अपने बेचकर गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल तो ले लेगी, राइट,
बट लॉन्ग टर्म में जो उसका रेवेन्यू जनरेशन होता है उसका उसे नुकसान होगा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा नुकसानदायक स्ट्रेटेजी होती है, राइट। जैसे ही हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि अरे यार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, तो लोगों के दिमाग में आता है कि सिर्फ जो डूबती हुई कंपनी है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या आपको पता है कि पीएसयू जो होती है, जो डूबती हुई होती है, मतलब कि जो प्रॉफिट नहीं कर रही, राइट, क्या वो बिक सकती है? नहीं बिक सकती, नहीं बिक सकती। आप खरीदोगे कि कोई डूबती हुई कंपनी, राइट? अगर आपको मरे के भाव में मिलेगी तभी आप खरीदोगे, राइट, वरना नहीं खरीदोगे, राइट। और प्रॉब्लम यह है कि मरे के भाव में बेच नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि मरे के भाव में बेचेंगे तो फिर फायदा ही नहीं होगा, डिसइन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, राइट। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। और आप देखिएगा बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं दूसरी कंपनी को तभी खरीदती हैं जब वो या तो मरे के भाव में बिक रही हो या फिर बहुत ही हाई प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। अब इंश्योरेंस सेक्टर के साथ क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो लो पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी रेट्स। तो एक तो बीमा क्षेत्र का कम विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इतना ज्यादा मतलब काफी सारे लोग हैं जो बीमा वगैरह नहीं करवाते, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। और आपको भी, मैं सभी लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी फैमिली मेंबर्स का तो डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो करवाना ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस मत करवाओ, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस तो जरूर करवाओ, जरूर करवाओ, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसकी जो वो होती है ना, इसकी इंपॉर्टेंस हमें करंट में समझ में नहीं आती, बट बाद में बहुत ज्यादा समझ में आती है। अगर किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ भी हो गया, किसी प्रकार का इशू हो गया, राइट, तो उस समय ये बहुत मदद करती है ये स्कीम इस प्रकार की। तो अच्छी कोई ना कोई हेल्थ केयर स्कीम तो जरूर आप लो। ये मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, जैसे कि आपके पेरेंट्स का अगर कोई भी इंश्योरेंस नहीं है तो आप तो डेफिनेटली करवाओ, भले ही अपनी जेब से पैसे लगा के करवाओ, बट करवाओ। और वैसे तो आपको अपनी जेब से ही करना चाहिए यार, राइट। दिस इज हाई टाइम। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं बोलता हूँ, कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि यार यार सर हम अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस नहीं कर पा रहे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। यार आप होम ट्यूशन दो ना, क्या दिक्कत है, होम ट्यूशन दो, राइट। आप 5,000 रुपये आपको 1 घंटे के मिलेंगे होम ट्यूशन में महीने के। आप ऐसे 2 बच्चों को दे दो, आपके पास 10,000 रुपये हर महीने की आपकी इनकम जनरेट हो गई। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ अपने तो खर्चे आराम से मेंटेन कर सकते हो यार। एक सिविल सर्विसेज स्टूडेंट का खर्चा आई डोंट थिंक कि 10,000 से ज़्यादा होना भी चाहिए, राइट, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट, होना ही नहीं चाहिए। अब 10,000 रुपये बहुत होते हैं, राइट, महीने में स्पेंड करने के लिए। आराम से आप एक कहीं पर रूम लेकर भी रह रहे हो अलग से, तो भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बात अलग है किसी की अगर लग्जरी हो तो, अब लग्जरी हो तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग करे काम। बट हाँ, आपको, आप किसी की तैयारी भी करवा रहे हो, पढ़ाई भी करवा रहे हो, तो आपको इनजस्टिस नहीं करना, राइट। जैसे कि जब मैंने इस एजुकेशन सेक्टर में आया था, मैंने एक ही चीज़ सोची थी, स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि हर चीज़ समझ में आए, वरना फिर नहीं पढ़ाऊंगा। और मेरे साथ यही हुआ, जैसे कि पहले मैंने होम ट्यूशन वगैरह से शुरू किया। आज तक मुझे जो बच्चे हैं, मतलब एक बच्चा था, अब ये भी उसका बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में हुआ है, कुछ दिनों पहले ही उससे मेरी बात हुई। तो वो पहला स्टूडेंट था मेरा कि जिसके पास मैंने जाना शुरू किया था। तो उसके फादर जो थे उसने मुझे बोला था कि सर अभी तक कोई भी ट्यूटर टिका नहीं है। तो मैंने कहा देख लेते हैं यार, मैं टिकूंगा या नहीं टिकूंगा। तो वो था, उसने मुझसे 2 से 3 साल पढ़ा बढ़िया बढ़िया बेहतरीन तरीके से। फिर मैं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया था, तो फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ गया। बट वो आज भी आता है मेरे पास, मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे आप लोग हो, आप लोग के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोग हमेशा मुझसे बातचीत करते रहते हो, तो वो एक कनेक्शन क्रिएट करना। आप जिस भी बच्चे को पढ़ाओ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है उसको ऐसा पढ़ाओ कि यार वो अपने गोल को अचीव कर सके, राइट। और ना ही सिर्फ अपने एजुकेशन वाले गोल को, लाइफ के गोल को अचीव कर सके। उसको बताओ अच्छी चीज़ है, क्या दिक्कत है जो आप सीख रहे हो, बताओ, राइट। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, राइट, एक तो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होता इंश्योरेंस सेक्टर में, ये भी एक बड़ा चैलेंज हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, राइट। फाइनेंशियल हेल्थ जो है पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स की, वो डिटेरियोरेट हो रही है, मतलब कि खराब होती जा रही है, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंपॉर्टेंट चेंजेस जो विटनेस किए गए हैं इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा ओवर द ईयर्स, तो वो क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस जो ये पॉलिसीज वगैरह जो हमें देखने को मिलती है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, LIC एक्ट 1956 के नेशनलाइजेशन की बात हो रही है। नॉन लाइफ सेक्टर GIC एक्ट 1972 के नेशनलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर देखे गए। इसके अलावा हमने 1999 में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया, इस्टेब्लिश किया। हमने प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन प्लेयर्स को, यानी कि FDI वगैरह इंट्रोड्यूस कर दी सन 2000 में, राइट। फिर हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कैप को भी इंक्रीज कर दी। और आज की डेट में देखिए कितनी एग्रेसिव तरीके से हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। गॉट इट? यहां तक बातें क्लियर हैं? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पेपर 3 की बात करेंगे। लो, इंद्र आ गया, इंद्र नेवी आ गया।
तो समझ ही गए हो आप लोग, इंडिया और रशिया के बीच का ये है। तो ये वाला बस ये ट्रिक याद रखो, जहां ये ट्रिक याद आ जाएगी वहां भूलोगे ही नहीं, राइट। इंद्र से अब 12वां एडिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है बाल्टिक सी में है। अभी इस लाइव के बाद, इस सेशन को फिनिश करने के बाद, इस लाइव सेशन को फिनिश करने के बाद अपने मैप के पास जाना, बाल्टिक सी को देखना और बाल्टिक सी को देखकर लिख लेना कि बाल्टिक सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, राइट, फिनिश करने के बाद लेक्चर को। और इसके अलावा इंद्र नेवी जो है ये साल में, मतलब 2 साल में एक बार होती है। बाइनियल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है, इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होती है। 2003 से इसकी शुरुआत हुई। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप दोनों नेवीज के बीच में बिल्डअप करने के ऊपर काम करती है, फोकस करती है। दिस इज ऑल, राइट। अब ओडिशा देखो प्लान कर रही है डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर, डीएनए प्रोफाइलिंग के ऊपर ओडिशा की प्लानिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। ओडिशा फॉरेस्ट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगी है किसकी, लेपर्ड की, तेंदुए की, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इससे क्या पता लगेगा कि जो भी केसेस होते हैं डेथ के लेपर्ड्स के, जैसे कि कई बार हम देखते हैं ना कि लेपर्ड की स्किन पाई गई, दूसरे ऑर्गन्स पाए गए, सीज किए गए, जैसे कि होते हैं स्मगलर्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं। इन जानवरों की जो ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो उसमें जब किसी स्मगलर के पास ये सब चीज़ें पाई जाती है, तो इन सब चीज़ों के थ्रू पता लगाया जा सके कि वो टाइगर कहाँ का है, या सॉरी वो लेपर्ड कहाँ का है, राइट। तो उसके बारे में पता लगाया जा सके कि वो एनिमल कहाँ का है। तो इसके लिए ये चीज़ ये लोग कर रहे हैं, राइट। और ये सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन करेगा किस चीज़ को, वाइल्ड लाइफ क्राइम के अगेंस्ट लड़ाई को मजबूत बनाएगा। जो हम लोग को पोचिंग देखने को मिलती है लेपर्ड्स वगैरह की, इनका शिकार देखने को मिलता है, इनको लोग मारते हैं अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए, तो उन पर बेसिकली रोक लगेगी। रोक मतलब इन द सेंस कि कंट्रोल किया जा सकता है ये सब चीज़ों को, क्योंकि जहाँ पर भी कहीं पर कुछ पाए गए पार्ट्स वगैरह किसी लेपर्ड के, तो तुरंत वहीं पर थोड़े समय के बाद पता लग जाएगा कि यार ये तो इस जंगल से लिया गया, तो उस जंगल पर सिक्योरिटी जो है वो कड़ी कर दी जाएगी, राइट। कि जिससे कि क्योंकि कहीं ना कहीं स्मगलर्स वगैरह जो होते हैं, ट्रैफिकर्स जो होते हैं, इनको आइडिया रहता है कि कहाँ से जो है वो स्मगलिंग करनी, और स्मगलिंग तभी हो पाती है जहाँ पर कोई विंडो जो है वो वीक हो, मतलब कि पेनिट्रेट करने के लिए विंडो वीक हो, मतलब कि उनको अगर घुसपैठ करनी है तो वो जो एरिया है वो वीक हो, राइट। तो ये कैसे पता लगेगा, जब उन्हें पता लगेगा कि वो स्पीसीज कहाँ की है। अब स्पीसीज के बारे में पता लग गया तो वो उस एरिया पर एक्शंस लेना शुरू कर देंगे, उसके लूप होल्स को चेक करना शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये वाली चीज है। अब बात करेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 के बारे में। हालांकि इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये बिल अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा के अंदर। इसका मेन फोकस है कि बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन करना, रिसर्च करना, आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना प्रॉब्लम्स को, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है। और बिल जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है, मतलब स्टैब्लिश कर रहा है एक कमीशन को, और एक ऑर्डिनेंस को ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले एक ऑर्डिनेंस आया था, अब उसको रिप्लेस करके ये बिल जो है वो एक फाइनली मतलब स्टैट्यूटरी तौर पर एक कमीशन को जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। क्योंकि स्टैट्यूटरी कमीशन कौन से कमीशन होते हैं, जो कि किसी बिल के द्वारा स्टैब्लिश किए गए होते हैं, मतलब किसी कानून के द्वारा स्टैब्लिश किए गए होते हैं, है ना। अब देखो इसमें मेन जो चिंता जताई जा रही है वो फार्मर्स के ऊपर जताई जा रही है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फार्मर्स के ऊपर 1 करोड़ के फाइन की बात कर दी गई थी, आपको याद आ रहा होगा, लास्ट ईयर की ये घटना थी, न्यूज़ थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। कहा गया था कि जो भी फार्मर्स स्टबल बर्निंग करते हुए पकड़ा गए तो उनको जेल तो होगी। स्टबल बर्निंग का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, कि वो जैसे ही वो हो जाती है ना, हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, तो उसके बाद जो खेत है उसको जला दिया जाता है, राइट। तो उसके कारण कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलता है, कितना पोल्यूशन हमें देखने को निकलता है, राइट। तो इस एक्टिविटी में जो भी किसान इन्वॉल्व होगा तो उसको जेल होगी, और 1 करोड़ की सज़ा जो है वो, मतलब फाइन जो है वो बताया गया था, राइट। अब इस फाइन को जो है वो हटाने के लिए ये पर्टिकुलर बिल भी लाया गया है, राइट। कि स्टिफ पेनाल्टीज जो हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर चिंता जताई गई, स्पेशली जेल टर्म की जो बात की गई है और फाइन इम्पोज करने की बात की गई है, उसको अभी इस बिल के थ्रू हटा दिया गया है। ये बिल कहाँ पर अप्लाई होगा, एनसीआर क्षेत्र में, जैसे कि जो भी एरिया हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का हमें देखने को मिलता है, जो कि दिल्ली के साथ कनेक्ट होता है, राइट। तो और वहीं पर ही पोल्यूशन का सोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को नजर आता है, तो उन एरियाज पर ये बिल जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। ये बिल जो है वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, पहली बात तो एक कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पर्पस के लिए, राइट। एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कमीशन इस्टेब्लिश करना है। 3 सब कमिटीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी कमीशन को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, राइट। इसमें सब कमिटी ऑन मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, एक तो मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है, सोर्स क्या है उस पोल्यूशन का। सब कमिटी हम लोग को सेफ गार्डिंग और एनफोर्समेंट की देखने को मिलेगी, राइट। यानी कि कोई भी अगर रूल्स वगैरह आते हैं तो उनको लागू किस प्रकार से करना है,
राइट। तो उसके ऊपर मेनली एक कमेटी काम करेगी और एक कमेटी R&D के ऊपर काम करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी। तो इसके अंदर 3 सब कमेटी हमें देखने को मिलेगी। इस बिल की क्या आवश्यकता है गाइस? तो सोर्सेज जो हम लोग को एयर पोल्यूशन के देखने को मिल रहे हैं पर्टिकुलर NCR क्षेत्र में, राइट, तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के चलते हम लोग को नजर आते हैं, राइट। लोकल लिमिट्स के बियॉन्ड होते हैं। जैसे कि आप देखिए एक इंडस्ट्री कहीं दूर दराज एरिया पर है, ठीक है, अब वो पोल्यूशन कर रही है। अब उस इंडस्ट्री का जो ये पोल्यूटेंट्स है, जो पोल्यूशन जो हमें देखने को मिलता है, वो मतलब ट्रैवल करके स्प्रेड होकर कहाँ पर आ सकता है? दूर दराज के एरिया पर, सिटी पर जो है वो पहुंच सकता है, राइट। तो वो जो इसमें मेनली टारगेट किया जा रहा है कि आसपास के एरिया में, दूर दराज के एरिया में जो सोर्सेज है पोल्यूशन के, तो उनको उनके ऊपर निगरानी रखनी है, प्रॉपर तरीके से उनको मॉनिटर करना है, राइट। और जो लोकल लिमिट्स के बियॉन्ड है, और स्पेशल फोकस जो है वो क्या है कि सभी सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन के हमें देखने को मिलते हैं, जो एसोसिएटेड हैं अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर से, जैसे कि पावर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो इन पर्टिकुलर जो सोर्सेज है जहां से एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा रिलीज होता है, तो इनके ऊपर अच्छी निगरानी रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और इसको पोल्यूटेंट्स को रोकने के ऊपर मेनली फोकस करना। सिंस एयर पोल्यूशन इज नॉट अ लोकलाइज फिनोमेना, वही चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी कि एयर पोल्यूशन लोकलाइज फिनोमेना नहीं है। इफेक्ट जो होता है उसका दूर दराज के एरिया पर देखने को मिल जाता है, यानी कि निकल कहीं और से रहा है पोल्यूशन और उसका इफेक्ट कहीं और जो है वो नोटिस किया जा रहा है, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है रीजनल लेवल इनिशिएटिव की, इंटर स्टेट यानी कि आपस में स्टेट के बीच में, और इंटर सिटी, सिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और वही कोऑर्डिनेशन का काम ये कमीशन करेगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। ये कमीशन पहली बार बनाया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू अक्टूबर 2020 में, तो इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले जो हुआ करती थी EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इसको हटा दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया इस कमीशन को रास्ता दिखाने के लिए, मतलब कि ये कमीशन को लाया गया, उससे पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, इस अथॉरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया था, जिससे कि ये कमीशन जो है वो वाइड पावर एंजॉय कर सके, राइट। और इसके अलावा कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कानून के थ्रू हमें देखने को मिल रही है, लाई जा रही है, बनाई जा रही है। और कमीशन जो है सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली की, पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की, तो इनको सुपरसीड करेंगे। मतलब कि इस बोर्ड के जो डिसीजन होंगे उसको ओवरराइड करने की पावर जो होगी वो इसके पास, हम लोग को CAQM के पास देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग इट? इसके अंदर हम लोग को एक गवर्नमेंट ऑफिशियल देखने को मिलेंगे, सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक के होंगे एज अ चेयरपर्सन के तौर पर, राइट। चेयरपर्सन का टेन्योर 3 साल का होगा या फिर मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक का होगा उसकी। और इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज के भी मेंबर जो है वो मौजूद होंगे, जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड या फिर एसोसिएटेड मिनिस्ट्रीज के हम लोग को देखने को मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग इट? अब इसके अलावा इसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे CPCB के, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इसरो के और सिविल सोसाइटी के। इसके पावर्स और फंक्शन क्या हम लोग को देखने को मिलेंगे कि ये डायरेक्शन जारी कर सकती है इन सभी स्टेट गवर्नमेंट को एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, राइट। इसमें कंप्लेन जो है वो रिसीव कर सकती है, राइट, कि NCR क्षेत्र में जो एयर की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के पर्पस के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए काम कर सकती है, कंप्लेन्स रिसीव कर सकती है, पैरामीटर सेट कर सकती है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, राइट। इसके अलावा जैसे कि वॉयलेटर्स जो होते हैं, जो उल्लंघन करते हैं, राइट, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करवा भी सकती है, मॉनिटर कर सकती है फैक्ट्रीज को, मतलब जैसे कि रेड वगैरह डलवाना है किसी फैक्ट्री में, राइट, एकदम से जाकर चेक करवाना है। जैसे होता है ना ऑफिसर, आप कल को ऑफिसर बनेंगे, तुरंत किसी भी जगह पर जाकर चेक कर सकते हैं, एकदम से सामने वाले को शॉक दे सकते हैं, क्योंकि रेड जो होती है वो शॉक के पर्पज के लिए होती है, कि उसको पता नहीं है, वो तो अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम कर रहे हैं, एकदम से चले गए, भाई दिखाओ जरा क्या किस प्रकार से काम चल रहा है, तो वहां पर जाकर चेक कर लिया उसको, राइट। तो ये सब चीजें करने की पावर्स इसके पास हमें देखने को मिलेगी। इवन शटडाउन भी कर सकती है ये ऐसी यूनिट्स को जो उल्लंघन करती हैं, राइट। इसके अलावा पावर टू ओवर रूल डायरेक्टिव्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर पोल्यूशन नॉर्म्स के आधार पर वो कोई भी डायरेक्शन अगर रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनकी अथॉरिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनके ऊपर ये मतलब जिनके लिए ये कमीशन तैयार किया गया है, राइट। तो अब सोचिए कि कितनी ज्यादा पावरफुल ये बॉडी होने वाली है कि पोल्यूशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के जो ज्यूरिसडिक्शन है, उनका जो क्षेत्र अधिकार है, उसको ओवरराइड करने की पावर रखती है ये। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, राइट। इसके अलावा और दूसरे की प्रोविजन इस बिल के हम लोग को क्या देखने को मिल रहे हैं, एक तो इसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है कि जो भी किसान वगैरह जो हैं जिनको 1 करोड़ रुपए का फाइन की बात की गई थी कि जो स्टबल बर्निंग में इन्वॉल्व है, राइट, और उनको जेल होगी, तो उस चीज को हटा दिया गया है, राइट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फीस हालांकि लगाई जाएगी, राइट, यानी कि जो उल्लंघन वगैरह करते हैं तो उनके ऊपर कुछ मतलब फाइन वगैरह जो है वो लगाया जाएगा, बट इतना मेजर चीज नहीं लगाई जाएगी, तो यही बात यहाँ पर कही गई है, राइट।
तो ये चीज थी, तो ये चीज समझ में आ गई सभी लोगों को? किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं ना। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम की यहां पर बात हो रही है, नाम से समझ में आना चाहिए। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रिजर्व से आप लोग को समझ में आ रहा है, रिजर्व यानी कि भंडार हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कि जहां पर किसी चीज को, पेट्रोल को स्टोर करके रखा है, पेट्रोलियम रिजर्व है। अब स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक का मतलब, अरे पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसे भंडार होने चाहिए कि हमें अगर मिल नहीं रहा है, मतलब हम कोई कंट्री हमें अगर पेट्रोल नहीं दे रही है तो हमारे पास कुछ दिनों तक ऑपरेट करने के लिए रिजर्व होना जरूरी है ना। तो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं? तो दो या दो से टू मोर, दो और कमर्शियल कम स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी, ये हम लोग को कहां पर देखने को मिल रही है? चंदीखोल और पादुर में देखने को मिल रही है, जो कि ओडिशा और कर्नाटका में है। यहां पर 6.5 मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो एस्टेब्लिश की जानी है फेज 2 में इस प्रोग्राम के। तो इसलिए इस प्रोग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। फेज 1 जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम का, तो उसमें हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि ये जो प्रोग्राम है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम, उसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है ये, राइट। तो इसके थ्रू पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी जो है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की यहां पर बताई जा रही है, तो ये जो है 3 लोकेशन पर, स्पेशली विशाखापट्टनम, मैंगलुरु और पादुर, यहां पर जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश की जा चुकी है फेज 1 के अंदर। अब इसके फेज 2 की बात की जा रही है, जिसमें ओडिशा के अंदर चंदीकोल वाले रीजन को जो है वो, एक और रीजन को जो है वो इसमें शामिल किया गया है, ऐड किया गया है। अब एसपीआर प्रोग्राम की बात करें, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम की, तो देखिए इसमें क्रूड ऑयल जो है उसका ह्यूज स्टॉक जो है या स्टोरेज जो है उसका मेंटेन किया जाता है। किस पर्पस के लिए? कि अगर किसी भी समय पर ऑयल रिलेटेड क्राइसिस अगर आते हैं, जैसे कि सप्लाई का किसी समय पे रिस्क आता है कि हमें सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते, युद्ध के चलते, वॉर के चलते, या कोई भी दूसरी कैलामिटीज के चलते हमें अगर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग इस रिजर्व का जो है वो इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो ये चीज़ है। और पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो स्ट्रेटेजिक, मतलब इनका नेचर जो है वो स्ट्रेटेजिक का हम लोग को नजर आ रहा है, क्योंकि हम उसी समय इसका उपयोग करेंगे जिस समय हमारे पास ऑयल की शॉर्टेज होती है, राइट। और इसके अलावा इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को जो हमने बनाया है, इसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, राइट, जो कि पूरी तरह से सब्सिडरी, फुली ओन्ड सब्सिडरी हम लोग को ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की देखने को मिलती है, और जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर। और इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की आवश्यकता हम लोग को कब से पड़ी? जब हमने देखा कि 1990s में गल्फ वॉर के समय पर हमें पेट्रोल का क्राइसिस हो गया था, क्रूड ऑयल का क्राइसिस हो गया था वॉर के समय पर, राइट। इंडिया का ऑयल रिजर्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, हमारे पास मात्र 3 दिन का ही रिजर्व जो है वो बचा हुआ था। तब से इंडिया ने जो है वो सोचा कि इस प्रकार के अगर क्राइसिस इन फ्यूचर अगर आते हैं तो हमें जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की आवश्यकता है। बट हालांकि आज भी हमारे पास जो है वो उतना मेजर तौर पर रिजर्व नहीं है, बट हाँ फिर भी हम लोगों ने इतना तो स्टैब्लिश कर दिया है कि किसी प्रकार के क्राइसिस में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो डेफिनेटली, राइट। और एनर्जी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ये कंसेप्ट लेकर आई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये कॉन्सेप्ट 1998 में लाया गया, और आज की डेट में इंडिया का कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जा रहा है काफ़ी तेज़ी से, और इस प्रकार के रिजर्व जो है उसको भी बढ़ाने की हमें आवश्यकता बताई जा रही है। क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। आगे बढ़ सकते हैं, हरी झंडी दिखा दो फटाक से, तो आगे बढ़ जाएं अपन। चलो वेरी गुड। अब बात करेंगे AERA अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। AERA का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए एयरपोर्ट को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए ये चीज हम लोग को AERA देखने को मिल रही है ना। एयरपोर्ट को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए, किस चीज को रेगुलेट करने के पर्पस के लिए? इकोनॉमिक्स को, मतलब कि पैसों को। अब आपको पता है गाइस, एक सिटी में मतलब एक एयरपोर्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है, राइट। एक एयरपोर्ट मतलब कि क्या है ये अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर ये चला गया तो क्या हो सकता है? वो प्राइवेट सेक्टर तो अपनी मोनोपोली जता सकता है कि नहीं? इस एंगल को समझो आप। एक सिटी में एक ही एयरपोर्ट, अब 2-3-4 तो कोई कर नहीं सकता। बड़ी बड़ी सिटी में होते हैं 2-1 3 एयरपोर्ट हो जाते हैं बड़ी बड़ी सिटीज में,
पर एक नॉर्मल तौर पर हम देखें तो एक सिटी में एक ही एयरपोर्ट जनरली हमें देखने को मिलता है, तो उस प्राइवेट कंपनी की तो मोनोपोली हो जाएगी उस एयरपोर्ट में। वो तो इतनी फीस चार्ज करने लगेगा अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे अलावा तो इनको कहीं जाना नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा फीस जो है वो चार्ज करेगा, मतलब अननेसेसरली फीस जो है वो चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी तो उसकी मोनोपोली के कारण, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये इसी मोनोपोली को खत्म करने के पर्पस के लिए एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लाया गया, राइट। इस प्रकार की मोनोपोली की यार अननेसेसरली जो है वो कंज्यूमर के ऊपर किसी प्रकार का बर्डन ना पड़े, तो इसलिए ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो कि ये क्यों लाया गया, तब आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अब इस पर ही हम बात करते हैं कि इसको अमेंड किया जा रहा है, राइट। 2008 के इस पर्टिकुलर कानून को अमेंड किया जा रहा है, अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। और 2008 के कानून ने एस्टैब्लिश किया था इस अथॉरिटी को, AERA को, राइट। AERA जो है वो टैरिफ्स रेगुलेट करती है और दूसरे चार्जेस रेगुलेट करती है, जो कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस के तौर पर हमें देखने को मिलती है, राइट। एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए मेजर एयरपोर्ट्स में हमारी कंट्री के मेजर एयरपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है, राइट। अब इसमें ये भी समझेंगे कि मेजर एयरपोर्ट कौन से होते हैं। तो 2008 का जो कानून ये बोलता है कि मेजर एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जहां पर हर साल कम से कम 35 लाख पैसेंजर वहां पर आए, 35 लाख पैसेंजर जो है वहां पर आए, विजिट करें। तो यानी कि उनका फुट काउंट जो होना चाहिए एक साल में 35 लाख पैसेंजर का होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई फुट काउंट वाला एयरपोर्ट है, एरिया है, राइट, तो उसको मेजर एयरपोर्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट जो है वो एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है। तो ये दो चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, राइट। और ये अलाउ करता है AERA को कि AERA रेगुलेट कर सके टैरिफ्स को और दूसरे चार्जेस को एरोनॉटिकल सर्विसेज के लिए, राइट। और जो कि मेजर एयरपोर्ट्स के भले ही ना हो, राइट, मेजर एयरपोर्ट के लिए भी और नॉन मेजर एयरपोर्ट के लिए भी ये कर सकती है, इवन ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स के लिए भी ये कर सकती है, राइट, टैरिफ्स को। जैसे कि अगर कोई एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट नहीं है, राइट, तो 3-4 एयरपोर्ट जो है वो उसी टाइप के, मतलब उसी कैटेगरी के, उसी जैसे कि फुट काउंट जो होते हैं ना, कि मतलब कितने पैसेंजर वहां पर आ रहे हैं, उसी को देखते हुए ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स के लिए रेगुलेशन जो है वो कर सकती है, मतलब उनके लिए एक नोटिस वगैरह जारी कर सकती है कि आपको इन चीज़ों में इतने अमाउंट से ऊपर जो है वो चार्ज नहीं करना है। तो इस प्रकार से कैपिंग जो है वो लगा सकती है, प्रॉफिट को क्लब कर सकती है, प्रॉफिटेबल क्लबिंग, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट जो होते हैं उनको एक साथ क्लब कर सकती है, राइट, कॉम्बिनेशन में, पैकेज में। वही चीज़ तो मैंने भी आपको बताई है इस प्रकार से, राइट। अब ये किस पर्पस के लिए कर सकती है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बता सकती है कि देखो यार हमने, मतलब इन एयरपोर्ट्स की आप ओनरशिप जो है वो ले सकते हो, इस पर शेयर जो है वो आप ले सकते हो, राइट, इसको मैनेज कर सकते हो आप इन एयरपोर्ट्स के, और इन सभी एयरपोर्ट्स के जो रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको भी अपना प्रॉफिट जो है वो दिखे, राइट, कि यार वो एक जगह अगर इन्वेस्टमेंट करने की जगह वो ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उससे क्या रहेगा कि एक तो मतलब प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत सारी जगह पर आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलैक्स होगा, उनकी फाइनेंशियल चीज़ों को रिलैक्स होगा, मतलब कि डेफिसिट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। और साथ ही साथ एक प्रकार का रेगुलेशन भी होगा कि कहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश ना करने लगे, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इस प्रकार के रिफॉर्म्स की क्या आवश्यकता है, तो टिपिकली वही चीज़ मैंने आपको बताई कि टिपिकली एक एयरपोर्ट जो है वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि सिटीज़ में यूजुअली एक ही सिविलियन एयरपोर्ट हम लोग को देखने को मिलता है जो कि पूरी की पूरी एरोनॉटिकल सर्विसेज जो है उसको कंट्रोल करता है। और ये इंश्योर करने के लिए कि प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है वो मिसयूज ना करें अपनी मोनोपोली को, राइट। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर्स की आवश्यकता है एयरपोर्ट सेक्टर में। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई। और बेनिफिट्स हम लोग को नए कानून के क्या देखने को मिलेंगे, एक तो इंप्रूव करना और एक्सपेंड करना एयर कनेक्टिविटी को रिमोट एरियाज पे, जो कि उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का हम लोग को मेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और उड़ान स्कीम के बारे में कल मैंने आपको एक लिंक दी थी, होपफुली आप लोगों ने उस लिंक के थ्रू पढ़ लिया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज के आज जो है वो उड़ान स्कीम के बारे में भी पढ़ लेना, राइट। और ये इंकरेज करती है उड़ान स्कीम भी, और इवन ये वाला भी नया कानून कि स्मॉलर एयरपोर्ट्स का भी डेवलपमेंट हो, राइट, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ग्रुप के तौर पर हमें देखने को मिलेगा ना, क्लब कर दिया जाएगा, ग्रुप के तौर पर रेगुलेशन स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे, तो इन्वेस्टर जो है वो ग्रुप के तौर पर ही हर जगह जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर जो है वो समाप्त होता है, फिनिश होता है। होपफुली आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। और गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक, अपने पास 150 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, और अभी तक बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने जो है वो इनरोलमेंट किया है इसमें। आप देखिए
आप ऑलरेडी जब एनरोल्ड हो करंट अफेयर्स में तो आप लाइव क्लासेस में एनरोल करो। टीचमेंट एप्लीकेशन, अरे एक मिनट रुकना यार, किसी स्टूडेंट ने कुछ लिखा यार। सर सर सुबह उठते ही जैसे लोग चेक करते हैं, एक मिनट रुकना, ये ऊपर जा रहा है यार बार बार, इसमें बस एक बड़ी दिक्कत है। सर सुबह उठते ही जैसे लोग चेक करते हैं, झा सर की वीडियो, अरे यार दिख नहीं रहा यार, एक मिनट रुकना, मैं आप लोग का चैट एक मिनट ऑफ कर रहा हूँ, फिर अपन बात करते हैं। मे भी शायद इसलिए ये बड़ी दिक्कत देता है एक जगह पे। हाँ अब आ जाएगा, अब पता लग जाएगा। सर सुबह उठते ही जैसे लोग चेक करते हैं कहीं उसमें, अच्छा और वो लेट हो गया, वैसे ही मैं उठते ही जहाँ सर की वीडियो देखता हूँ और पता चलता होता लेट हो गया तो ब्रेकअप वाली फीलिंग। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ऐसा मत करो यार। देखो क्या है कि आपको तो जल्दी उठना है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको बताया यार, कल का वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई तो इसलिए कल का लेक्चर नहीं आ गया। एक मिनट रुको, एक मिनट होल्ड करो, मैं आपको कल के लेक्चर की स्लाइड्स बता देता हूँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बात कर लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट, मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन पे ही बने रहो, अभी बता रहा हूँ। चलो दिख रही है सबको, स्क्रीन वापस दिखना शुरू हो गई। देखो गाइस, मैंने आप लोग को कल के लेक्चर में जिन स्टूडेंट से लाइव में अटेंड किया होगा तो आपको ये पूरी चीज़ पढ़ाई है मैंने, ये तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये अर्थ ओवरशूट डे है ना, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लो, इसको बहुत अच्छे से पीडीएफ से रीड कर लेना। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थ ओवरशूट डे, ठीक है। फिर इसके अलावा ये आईएफएससी, इसकी मैंने लिंक आपको दे रखी है, आईएफएससी, इसकी लिंक से आप पढ़ लेना आईएफएससी होता क्या है, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इसको आप एक बार देख लेना आईएफएससी को। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ये इसको एक रीड कर लोगे तो समझ में आ ही जाएगा। इंटरनेशनल टाइगर डे भी इजी है, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इनलैंड वेसल बिल के बारे में, और प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कल काफ़ी सारे रिपीटेड टॉपिक थे, तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट आप ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक, ठीक है, अर्थ ओवरशूट डे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, कवर कर लो। आपके वो तो आई गई है, क्या बोलते हैं, पीडीएफ आई गई है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थ ओवरशूट डे का है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से जो है वो आप कवर कर लो, और कोई भी समस्या आती तो कल वाले लेक्चर में उससे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। कल मैं आपको टाइम दे दूंगा कि इस लेक्चर के लिए कुछ अगर चीज़ पूछनी है तो आप पेज नंबर बता देना मुझे, ये वाली स्लाइड का, इसी स्लाइड का बताना कि ये वाली स्लाइड भी आपके पास आती है तो बता देना, पेज नंबर कौन सा है, टॉपिक बता देना, तो उस पर अपन चले जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर यूट्यूब पे ये लेक्चर देख रहे हो और आपने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है, आप अपने ईमेल को चेक करो। मैंने आप लोग को, सभी लोग को ईमेल ऑलरेडी 3-4 दिन पहले ही भेज दिया था, राइट, कि आप जो है वो टीचमेंट का इनविटेशन लिंक मैंने भेजा था, तो उस पर ज्वाइन करो, लाइव आया करो, लाइव आके पढ़ोगे, मजा आएगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ मैं एक्स्ट्रा भी लिंक्स दे देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, राइट। जैसे ज्ञानशीला की पीडीएफ भी ऑलमोस्ट जो है वो हो चुकी है, वो पुरानी, बट मैं चाह रहा हूँ कि उसमें और कुछ चीज़ें अपडेट करके एक साथ ही आपको दे दूँ, ठीक है। अलका जी, देखो अलका जी कितने दिनों से परेशान हो रही थी, एक बार उनने मुझे मैसेज नहीं किया और जैसे ही मैसेज किया तो उनका हो गया सही।
क्या होता है कई कबार कुछ केसेस में, जैसे कि आपने पुराना कुछ नंबर दिया हो और वो नंबर जो है वो मैच ना हो रहा हो, तो इसलिए मेरे मे भी आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग हो, तो एक बार थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है। चलो फिर गाइस अब मिलते हैं कल के लेक्चर में। यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को, कुछ है तो पूछ लो अभी के अभी। और बढ़िया बेहतरीन पढ़ाई करो यार, लग कर। और अब से जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटी की क्लास में, एनवायरमेंट की क्लास में, अब रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिल रही हैं। पॉलिटी का कल पीआरआई कंप्लीट हो गया, एनवायरमेंट का भी हो गया, बट एनवायरमेंट की वो एक फाइल रेंडर हो रही है अभी, थोड़ी देर में एनवायरमेंट का भी टॉपिक अपलोड हो जाएगा। और पीआरआई अपन ने कंप्लीट कर दिया है, उसको एक बार कवर कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा। सर ये ज्ञानशीला पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये मतलब यहीं पर मिलती है वैसे तो। क्या बोलते हैं आप, इस टीचमेंट पर ही डॉक्यूमेंट्स वाले कॉलम पर आप जाएंगे तो मिल जाएगी। अभी इसमें अपलोड नहीं करी है अगस्त मंथ के लिए, इसमें जुलाई में अपलोड कर दी है मैंने। आप जुलाई में चेक करो, आपको मिल जाएगा। आप जाइए उसमें कॉर्नर पे बिल्कुल जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा रहता है ना, तो वहाँ पर यूट्यूब की लिंक होती है, वहीं पर एक ऑप्शन होगा इमेजेस का और दूसरा ऑप्शन होगा पीडीएफ्स का, डॉक्यूमेंट्स का, तो उस पर चले जाना। स्टडी मटेरियल वाले कॉलम पे, तो स्टडी मटेरियल कॉलम में ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जुलाई वाले में देखना, अभी अगस्त वाली अभी अपलोड नहीं करी है, अगस्त वाली 1-2 दिन में आ जाएगी। जुलाई में मेरे ख्याल से 3 मैंने पोस्ट करी थी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा, जय हिंद। एक मिनट, थैंक यू सर। लाइव में सच में ज़्यादा जाता है कल से, नहीं टाइम पर ही आओ, लाइव तो सभी अटेंड करो यार। लाइव का मतलब ये है कि आपको इसको एक कोचिंग की तरह, बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह लेना है, कि जैसे कि यार आपको इस टाइम पर कवर करना है, मतलब कवर करना है। उससे क्या फायदा होगा, आपकी पंक्चुअलिटी होगी, रेगुलरिटी होगी, सुबह से ही आपका माइंड बिल्कुल सेटअप हो जाएगा कि आपको तैयारी करनी है अच्छे से। जुलाई की यार मैगजीन हो गई, बस उसका इंडेक्स मुझे बनाना है, तो मैं आज रात तक आपको दे दूंगा। जुलाई की मैगजीन पर काम हो चुका है और 1-2 दिन में इसकी एमसीक्यू भी आपके पास अपलोड हो जाएगी। मैगजीन तो हो गई है जुलाई की, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं।